नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मैथ के अंतर्गत संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति से आपके सीटीटी में और आपके टेट में भी और आपके सुपर टेट में मान के चलिए आपके टीईटी में जो है आपके 10 से जो है 11 नंबर के प्रश्न, आपके सीटीटी से जो है आपके 1 से 2 नंबर निश्चित रहता और सुपर टेट से भी आपके 1 से 2 नंबर आता है। तो इसलिए ये सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस सेक्शन को आप लोग पूरा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का संख्या पद्धति को। देखिए, संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या है? संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ना है आपको इसमें? संख्याओं के बारे में। तो देखिए, संख्याओं के बारे में आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है? संख्याओं के प्रकार को। संख्याओं के बारे में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? संख्याओं के प्रकार को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते भी होंगे, संख्याओं के बारे में जो चीजें आपको आती हैं उस पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण होता है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है? आपकी सबसे नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जहां से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, गिनना कहां से शुरू करते हैं? 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, ये सब। तो इस तरीके की संख्याओं का जो समूह है ये क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और ये पूरी की पूरी क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक चीज का कोई है नहीं, ना ही इसमें जीरो रहता है। और इसके बाद क्या है आपका? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? आपकी पूर्ण संख्या। अर्थात इस तरीके के संख्याओं का जो समुच्चय बनता है वो आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है क्या है? वो है आपका पूर्णांक। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जीरो, ठीक है, जीरो। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कैसे? देखिए, इसी पर आधारित मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऐसा करते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, विकल्प में आ गया आपके ऐसे 4 विकल्प रहते हैं। ठीक है, इसी में आपके आ गया एक हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जैसा आप लोगों ने देखा ही कि 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 प्राकृतिक संख्या में आता है नहीं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब यहीं पर पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, तब यहां पर आपका थोड़ा सा ये इस तरीके से हम चेंज कर दे रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं ये इस तरीके से, और 1/3 और 0.25। और यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाता? तब 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। अंडर रूट कहीं आता है? कहीं इसमें आएगा? नहीं आएगा। भिन्न कहीं इसमें आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, दशमलव कहीं इसमें आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो भिन्न या भिन्न का लो या दशमलव का लो, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही दूसरे के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या पूछा, तो इसीलिए इस चीज को आप थोड़ा सा जब प्रश्न आएगा इस पर आधारित तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं और गलत भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पूर्णांक की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी? पूर्णांक संख्या के बारे में। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखिए, पूर्णांक संख्या जब हम पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? अनंत तक। ठीक, इसमें जब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे -2 -1, ये सारी चीजें, ठीक है, कहां तक? ये अनंत तक। कहां तक जाती हैं? अनंत तक। ठीक है, -5
ऐसे ऐसे माइनस अनंत तक। तो ये आपका क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ये पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, पूर्णांक हो जाता है। तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो शून्य के जो दाहिने तरफ है इस वाले हिस्से को कहा जाता है धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और शून्य के इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये सीटीटी में बन सकता है प्रश्न, ठीक है। ये आपके सीटेट में, सीटीटी मतलब सीटेट में, ये आपके सीटेट में प्रश्न ये बन सकता है इस पर आधारित। देखिए शून्य ये ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता, ठीक। आपके जो है इसमें विकेट में भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इस पर शून्य पर आधारित आपका ये आ सकता है कथन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है आपका यहाँ पर, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक यही तो सबसे छोटा, क्योंकि इधर जैसे जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा तो एक है, ठीक है। अब यहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है, दोनों में अंतर है, चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक तो शून्य के नजदीक जो ऋणात्मक संख्या होगी ज्यादा वो सबसे बड़ी होगी। जैसे शून्य के सबसे नजदीक कौन है, एक है, तो ये बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे, तो अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे हम बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे ऋणात्मक में वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो है पूर्णांक से ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, पूर्णांक में से आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या, सम विषम को। किस पर बात कर लेते हैं हम लोग, सम विषम पर, ठीक है। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, इस पर भी कथन बनते हैं, ठीक है। इस पर भी कथन बनते हैं, समझिए। यहाँ पर जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए परिभाषा पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। तो 2 से विभाजित ना हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे, आपकी विषम संख्या। इसमें एग्जांपल के रूप में 2 4 6 8 0 0 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको भी हम बात समझाएंगे। और यहाँ पर 1 3 5 7 ऐसे कहां तक, अनंत तक, ये भी अनंत होती है, ठीक है, ये भी अनंत होती है, ठीक। अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज याद रखना है कि जीरो भी एक क्या होती है, सम संख्या होती है। जीरो जिसके साथ लगेगा वो संख्या सम होगी, जीरो जिसके साथ लगेगा वो संख्या क्या होगी, सम होगी, ठीक। तो जीरो भी एक क्या होती है, सम संख्या होती है। अब बात होती है कि सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जीरो नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि जीरो से हम लोग गिनती स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब बात की जाएगी सबसे छोटी सम संख्या तो आपकी क्या हो जाएगी, 2, ठीक। चलिए तो यहाँ पे अच्छा, अब इसी में से प्रश्न आपके बनता है जो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। पूछा गया है क्या कि दो सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, ठीक है। एक तरीके ये तो या तो ये प्रश्न बनेगा, या एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होगा, या दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। तो इन पर आधारित बनता है। तो आप देखिए जब ऐसे कथन आए तो वहां पर आप एग्जांपल तुरंत ले लीजिए, अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे दो संख्याएं, जैसे एक कथन आ गया, क्या आ गया कि दो सम संख्या का योगफल सम होगा कि विषम होगा, हमें ये इसको चेक करना है। दो सम
संख्या का योगफल। ठीक है, क्या होगा आपको यही चेक करना है कि सम होगा कि विषम होगा, चेक करना है। मान लेते ऐसा कथन आ गया कि दो सम संख्याओं का योगफल विषम होता है, क्या ये कथन सत्य है? तो आप चेक करिए, दो सम संख्या ले लीजिए, कोई भी दो सम संख्या, जैसे हम ले लेते हैं एक 4 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, इन दोनों का योगफल क्या आता है 12, और 12 कैसी संख्या सम है विषम? तो आप कहोगे सम है। तो ये बताइए अगर यहाँ पर ये विषम लिखा होता तो क्या ये कथन सत्य होता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा आपका, ये सम होगा। क्या होगा? सम होगा, ना कि विषम होगा। ऐसे यदि आपसे कह दिया जाए कि दो दो विषम दो विषम पूर्ण संख्या, या आप कह लो दो विषम प्राकृतिक संख्या, दो विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा? क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा? दोनों चीजें नोट करने वाली बात है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो चीजों को आप समझिए। क्या है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दो विषम संख्या, अपनी तरफ से कोई विषम संख्या ले लो, जैसे हम एक ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए, आराम से छोटे से ही आ जाएगा, तो बड़े संख्याओं को क्यों? तो यहाँ पर देखिए जोड़े कितना आ गया 4, अर्थात यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जब हम दो सम संख्या को जोड़ रहे हैं तब भी सम आ रहा है, और दो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तब भी सम आ रहा है। ठीक है, अच्छा यदि एक सम हो और एक विषम हो तब क्या आएगा, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो एक सम संख्या ले लेते हैं 2 और एक विषम संख्या ले लेते हैं 3, इन दोनों का योगफल कितना आएगा? ये तो 5 आ गया, और 5 कैसी संख्या है आपकी? विषम संख्या है ये तो इस तरीके से एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या आ जाएगा आपका? विषम संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो विषम संख्या आ जाएगी। तो एक कथन लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख लीजिए? कथन लिख लीजिए। इस पर प्रश्न हम बाद में आपसे करवाएंगे। ठीक है, इस पर बिल्कुल संख्याओं पर आधारित कुछ टॉपिक हैं, कुछ जो आपके बेसिक हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल प्रश्न का, इन संख्याओं पर आधारित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं लो लेवल से हाई लेवल तक का। ठीक है, पूरे एडवांस में सभी प्रश्न करवाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए सम प्लस सम, सम प्लस सम, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका? सम हो जाएगा। ठीक है, और विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, ये दोनों बराबर क्या हो जाएगा मिलके आपका? सम हो जाएगा। लेकिन दो अलग अलग मिल गए, दो अलग अलग प्रजातियां मिल गए, जैसे समान प्रजाति के लोग थे, ये भी विषम थे दोनों लोग, ये भी विषम थे, तो समान यहाँ पर क्या आ गया आपका? सम आ गया, अर्थात सभी लोग समान हो गए। लेकिन यदि एक सम आ जाए और एक विषम आ जाए तो क्या हो जाएगा? तब ये विषम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? विषम आ जाएगा। जैसे एक जो है बाघ आ गया, तो बाघ आ गया, तो इन दोनों का ग्रुप बन के क्या बन गया? बाघ बन गया, अर्थात सम जातियां हो गई। लेकिन इसी में बाघ आ जाए और इसी में घोड़ा आ जाए, क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों विषम हो जाए। क्यों? क्योंकि ग्रुप अलग अलग प्रजातियों का हो गया। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, लेकिन ये चीजें आपके लिए आसानी है, इसको याद करने के लिए यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि दो सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तीन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तीन भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी सम संख्या आपस में जोड़ी जाएगी सम ही आ जाएगी, चाहे जितनी भी आप जोड़िए। देखिए जैसे हम ले लेते हैं 2, ले लेते हैं 4, ले लेते हैं 6, जोड़ने पर कितना आता है? 12। ठीक है, ऐसे ही 2 4 6 8 जोड़ने पर कितना आएगा? 20 आएगा। तो सम संख्या में जब भी सम संख्या जोड़ी जाएगी, चाहे जितनी बार जोड़ी जाएगी, क्या आएगा आपका? सम ही आएगा। लेकिन विषम में क्या रूल चलता है कि 2 बार तो विषम जोड़ोगे तो आप तो सम प्राप्त होगा, लेकिन यदि 3 बार विषम जोड़ोगे तो विषम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यही फार्मूला लागू हो जाता है, दो विषम संख्याओं का योगफल सम। ठीक है, उसके बाद फिर विषम जोड़ दिए, क्या हो जाएगा आपका? विषम आ जाएगा। कैसे? थोड़ा देख लीजिए, ये 2 हो गए, तो
हम जानते ही हैं कि दो विषम संख्याओं का योगफल तो विषम आएगा ही आएगा, सॉरी सम आएगा ही, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें पुनः जब हम विषम संख्या जोड़ेंगे, पुनः जब हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम ही संख्या प्राप्त होगी, ना कि सम संख्या प्राप्त होगी। तो ही चीजें कह रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि तीन विषम संख्याओं का योगफल, तीन विषम संख्याओं का योगफल सम होगा कि विषम होगा, सम होगा कि विषम होगा, तो तीन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा आपका, विषम होगा। क्यों? क्योंकि दो सम विषम संख्याओं का योगफल सम होगा, उसी में एक विषम जोड़ देते हैं तो विषम बन जाता है, ठीक है। चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो बात रही आपकी किस पर आधारित, आपके योग पर आधारित। अब हम लोग देख लेते हैं गुणा पर आधारित। हम लोग किसमें देख लेते हैं, गुणा पर आधारित देख लेते हैं। तो देखिए सम गुणे सम बराबर होता है आपका, ये सम गुणे सम बराबर होता है आपका सम ही होता है। क्या होता है, सम ही होता है, ठीक है। कैसे, देखिए 2 गुणे 4 बराबर कितना होता है 8 है, या आप ले लीजिए 6 गुणे 8 कितना हो जाता है आपका 48 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या प्राप्त हो रहा है आपको, सम ही संख्या तो प्राप्त हो रही है। तो सम गुणे सम बराबर सम, सम वाले में नहीं कोई बवाल है। बवाल कहां पर होता है, यहां पर होता है कि जब आपका विषम आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा मैटर। कथन ना समझ में आए तुरंत एग्जाम्पल लो, जैसे यही कथन आ गया समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, एग्जाम्पल लो फटाक से, 1 गुणे 3 बराबर 3 अर्थात क्या होगा यहाँ पर विषम होगा, काम खत्म, लो खलास हो गया काम। नहीं संतुष्ट हो रहे तो एक और एग्जाम्पल ले लो, 3 गुणे 5 कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 15। तो 15 कैसी संख्या है आपकी, विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम गुणे विषम आपका विषम ही आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, विषम गुणे सम कर दे तब, विषम गुणे सम कर दे तब क्या होगा। तो देखिए विषम गुणे जब सम कर देंगे तो 1 गुणे 4 ले लेते हैं, कितना आता है 4 आता है। 3 गुणे 2 ले लेते हैं, कितना आता है 6 आता है। और 5 गुणे हम 8 ले लेते हैं, 40 आता है। और ये 40 आपकी कैसी संख्या है, सभी की सभी सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो सम गुणे विषम बराबर सम, सम गुणे विषम बराबर सम, ठीक है। चीजें इतनी समझ में आ गई ना, मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, और यही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न बनता है। तो फिलहाल इसके बाद हमें जो है पढ़ना है अभाज्य संख्याएं, तो उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा और अभाज्य संख्याएं उससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा विस्तृत में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम इतने रहते हैं, फिर मिलते हैं जो है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।